मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको जो पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 और आज के टॉपिक में ये है कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आज के टॉपिक में ये है। तो सबसे पहले इसमें हम जो देखेंगे वो 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला टाइप मैं आपको लिखता हूँ। तो क्या है, एक क्वेश्चन है दिया है कि द सम ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 6, the sum of 3 consecutive natural numbers is 30. Find the number. सबसे पहले आप एक बात समझिए, जब तक आपको वर्ड प्रॉब्लम की जो वर्ड प्रॉब्लम आई देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, जब तक आप किसी भी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ की, हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, आप सम का मतलब तो जानते ही हैं कि ऐड करना, 3 का मतलब जानते हैं 3। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये आपको नहीं पता है। अब हम आपको ये बताते हैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जैसे एक के बाद दूसरा। जैसे हम आपसे पूछें एक के बाद क्या आएगा तो आप बोलोगे 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक, जैसे एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, ऐसे चलता रहेगा। ये जो क्रम होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव। ठीक, इसको क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक से कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हुआ लगातार, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अब इसमें कहा गया है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो यहां पर हम लेते हैं लेट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, यहां पर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मान रहे हैं। पहला हमने लिया x, ठीक, दूसरा हमने लिया x + 1, ठीक, और तीसरा क्या लिया x + 2। पहला x ले लिया हमने, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2। देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ पर हमने 1 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा। अगर यहाँ पे कहा जाता कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर तो हम आगे क्या लिखते हैं x + 3। बढ़ते क्रम में मतलब हमने कोई एक नेचुरल नंबर लिया है जिसका नाम है x। ठीक है, अब उसके हमने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखा। अब मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर जो बढ़ते हुए क्रम में है। तो x हमारा आ गया नेचुरल नंबर माना हमने, तो x + 1, दूसरा होगा, तीसरा होगा x + 2। ठीक, तो ये हो गए हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक, अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 30। मतलब क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम कितना है 30। अब देखिए जो आपको दिया है आपको उसी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या कहा गया था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो हमने क्या माना नेचुरल नंबर को x, और फिर हमें उसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करने थे। तो x, दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, उन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम जब हमने फाइंड किया कितना आया 30। तो अब इनका आप सम फाइंड कर दीजिए, x + 1, ठीक, फिर प्लस लग जाएगा प्लस x + 2। जब हमने इन तीनों का सम फाइंड किया कितना
द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 30। जब उन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम फाइंड किया गया है कितना है 30 इज इक्वल टू 30 कर दीजिए। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं x x x 3 बार है तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक, अब कांस्टेंट कितना है, एक 2 है और एक 1 है, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 2 1 3 इज इक्वल टू 30। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ, तो 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 27। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, x की जब वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो भी है उसको हमें हटाना पड़ेगा, और 3 और x के साथ का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई वाला जब बॉर्डर पार करके उस साइड जाएगा तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक, तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर आया। अब हमें क्वेश्चन क्या रहा है, हमें नंबर फाइंड करना है कि वो 3 नंबर कौन से हैं जिनका सम अगर हमने फाइंड किया तो सम कितना आना चाहिए 30। तो हमें एक नेचुरल नंबर पता चल गया 9। ठीक, तो एक को हमने x माना था, दूसरे को हमने x+1 माना था, और तीसरे को x+2 माना था। अब हमें क्या पता चल गया है कि x की वैल्यू कितनी है 9, तो पहला हो गया x इज इक्वल टू 9, दूसरा अब यहाँ पे क्या कर दिए x इज क्या कर दीजिए 9, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अब x+2 है तो x से कितना लिखते हैं 9, तो 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो वो 3 नेचुरल नंबर कौन से हो गए 9 10 और 11। अब अगर आपको चेक करना हो कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, तो आप क्या करिए इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए। अगर इन तीनों को जोड़ने पर अगर आपका सम 30 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो जब 10 और 11 को आप ऐड करेंगे तो होगा 21, 21 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, और देखिए आपका 30 आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक, ये हो गए हमारे 3 नेचुरल नंबर्स 9 10 और 11। फिर से एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन ने कहा था द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 30, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जब हम सम फाइंड करते हैं तो 30 आता है। सो फाइंड द नंबर, तो आप उन 3 नंबर्स को फाइंड करिए। ठीक, तो अब हमने आपको ये बताया कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। ठीक, तो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर को x मान लिया। ठीक, तो अब हमें क्या फाइंड करने थे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक, तो हमने एक नेचुरल नंबर को x माना है, तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, और तीसरा x+2, क्योंकि हमें क्या लगातार फाइंड करना है, लगातार नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। तो पहला हमने x माना, दूसरा x+1 हो गया, तीसरा x+2 हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इन तीनों का जब सम फाइंड किया जाता है तो 30 आता है, तो हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन ने कहा था सम फाइंड करने के लिए, तो हमने भी इनका सम फाइंड कर दिया x + x+1 + x+2। फिर हमने इनको सॉल्व किया, x 3x हो गया, 2 और 1 3 हो गया इज इक्वल टू 30। जब हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू कितना है 9। अब हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या मिल गई 9। अब हमें वो 3 नंबर फाइंड करने हैं, तो देखिए ये हमें 3 नंबर माने थे, पहला क्या माना था x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, तो x वैल्यू कितनी आ गई 9। अब दूसरा क्या है x+1, x की वैल्यू आपको कितनी पता चली 9, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, फिर x+2, 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो 9 10 11 वो 3 नेचुरल नंबर हैं जिनका अगर हम सम फाइंड करते हैं तो कितना आता है 30। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है। ये था क्वेश्चन नंबर लीनियर क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका ये पहला कह दें एक पहला एक तरीका है ये। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जैसे यहाँ पर भाई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहा गया है, कभी आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल देगा, तो आप इवन ऑड नंबर जानते हैं तो आप इवन ऑड नंबर वहां पे लिख दोगे।
ऑड गए तो आप वहाँ ऑड को इक्वल करके लिख दोगे, एक्स प्लस में इतना अपना। ठीक, अब अगले में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लगा लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे ये तरीका भी आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ है राम इज Ram is 8 years now. पहले आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। लिखा हुआ 8 years 8 years since now Ram will be 25 years. Ram will be 25 years. ठीक, find his present age. Find his present age. ये हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप का है। इसको करने के लिए सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में जो फाइंड करना हो, आपको उस क्वेश्चन में जो चीज फाइंड करनी हो उसको सबसे पहले आप लोग x मानेंगे, या कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए या z मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक, दूसरा काम क्या होता है, जब हम उसको कुछ मान लेते हैं फिर दूसरा काम क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे ही हमें काम करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 years since now Ram will be 25 years. Find his present age. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में लास्ट पे लिखा है find his present age। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, फिर उसमें जो फाइंड करना हो तो आप उसको क्या मानेंगे, x या y या z, जो आपको इच्छा हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें फाइंड करना है his present age, लिखा हुआ है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, मतलब आपको उसकी प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान में उसकी आयु क्या है आपको ये निकालनी है। तो हम क्या करें, इसको पहले x मान लें, तो हम लिखेंगे हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, उसकी प्रेजेंट एज को x मान लिया। ठीक, अब दूसरा काम मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन पढ़िए और वो जैसा जैसा कहता जाए आप उसको वैसे करते रहिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 years since now Ram will be 25 years। क्वेश्चन कह रहा है 8 साल बाद राम की आयु 25 years हो जाएगी। 8 साल बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, 25 years। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आज जिसे आज हम कहें, जैसे आज मेरी जो एज है वो 20 years है। ठीक, मैंने आप जैसे मुझे आप एक एग्जांपल ले लो कि मैं अभी कितने भी साल का हूँ पता नहीं है। ठीक, और मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 साल बाद 22 साल का हो जाऊंगा। ठीक, मैंने आपसे कहा ये देखिए ये मेरी एज है, जो आपको नहीं पता कि इसमें मेरी एज क्या है, ये आपको नहीं पता। मैंने कहा मैं 2 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 22 साल का। ठीक, तो आप ये तो बता सकते होगे कि अब मेरी आयु कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 22 में 2 घटा दोगे। आप क्या करोगे, 22 में 2 घटा दोगे तो एज बदल जाएगी। इसका मतलब कि अभी जो मेरी आयु है, जो मेरी एज है वो कितने साल है, 20 साल बाद 20 साल है। तभी तो 20 साल 2 साल बाद हम कितने हो जाएंगे, 22 साल के। फिर समझिएगा, जैसे मैं अभी आपसे कह दूं कि मैं 2 साल बाद 22 साल का हो जाऊंगा, 2 साल बाद मैं 22 साल का हो जाऊंगा, तो अभी मेरी आयु कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे
22 साल में 2 साल घटा देंगे, ठीक है, तो आपको मेरी एज पता चल जाएगी। तो मेरी एज कितनी है? 20 ईयर। तो अब अगर हम आपसे कहें कि 20 साल, अभी मेरी एज 20 साल है, तो 2 साल बाद कितनी होगी? तो 22 साल आ जाएगी। ठीक, वो ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल बाद राम 25 साल का हो जाएगा। 8 साल बाद राम कितने का हो जाएगा? 25 साल का। ठीक, तो अभी उसकी आयु क्या होगी? वर्तमान में उसकी एज क्या होगी? तो हमने क्या मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है? x। ठीक, अब कह रहा है 8 साल बाद। 8 साल बाद तो क्या करेंगे? जो अभी उसकी एज है, अभी एज कितनी है? x। तो अगर हम 8 साल बाद गए तो उसी में 8 जोड़ दिया जाएगा, मतलब x प्लस 8। ठीक, अभी राम की एज हमने क्या मानी? x। ठीक, 8 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 8। तो कहा कहते हैं कि 8 साल बाद कितने साल का हो जाता है? 25 ईयर्स का, इज इक्वल टू 25। ठीक, अब देखिए, अब कांस्टेंट एक तरफ कर दिए तो 25 माइनस का 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 17। इसका मतलब क्या हुआ कि राम की अभी एज कितनी है वर्तमान में? 17 ईयर्स का। फिर समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा था कि 8 साल बाद राम कितने का साल का हो जाएगा? 25 साल का। ठीक, तो अभी उसकी एज क्या होगी? तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन में फाइंड करना होता है हम लोग उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ लिख दिया हिज प्रेजेंट एज x। ठीक, अब कह रहा 8 साल बाद। मैंने आपको पहले बोला है कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप बिल्कुल वैसा करते रहिए। 8 साल बाद का आ गया तो हमने क्या कर दिया? x प्लस 8। x क्या है? उसकी अभी की आयु है, और 8 साल बाद कितने का होगा? x प्लस 8। ठीक, 8 साल बाद वो कितने साल का हो रहा है? 25 साल का, इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 8 उधर चला गया, 25 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 ईयर्स। और x को हमने क्या माना था? प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर लिखेंगे राम की, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? आंसर आ गया कि राम की वर्तमान आयु कितनी है? 17 ईयर्स की। ठीक, तो सबसे पहला तरीका ये, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका समझिए और उसमें जो फाइंड करना है उसको x मान लीजिए। फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप उसको वैसे ही सॉल्व करते रहिए। अब दूसरा को, ये था आपका दूसरा टाइप, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको दूसरा टाइप है ये। ठीक, अब चलते हैं तीसरे टाइप में। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से। अब अगला कहा गया है द पेरीमीटर of an equilateral an equilateral triangle is 36. Find its sides. Find its side. क्वेश्चन ने कहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, क्वेश्चन क्या है? पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36। मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो। जैसे ये हमने मान लिया ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। आपको पता है इसकी 3 साइड होती है ट्रायंगल में, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है। मतलब जितनी ये होगी उतनी ये साइड होगी, उतनी ये साइड होगी। जितनी AB होगी उतनी हमारी BC लेंथ होगी,
उतनी हमारी AC की लेंथ होगी। ठीक, अब इसका मतलब अगर ये x लेंथ की है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो इसका मतलब हमें ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो। ठीक, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। अब दूसरा काम आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हटा देते हैं अभी हम लोग। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। ये होता है फॉर्मूला। मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले भी लगेंगे। जैसे कह दिया जाए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें किसका पेरीमीटर निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, मतलब 3 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, और वहां पर भी जैसे मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था छोटा सा, ये ठीक A B C, तो मैंने यहाँ पे क्या माना था, x मानी थी साइड को। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग साइड को क्या मानेंगे, जैसे हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन में जो फाइंड करना उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, हमने कितनी मानी ये साइड x। ठीक, हमने उसकी साइड कितनी मानी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की x। अब क्वेश्चन को पढ़िए फिर, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब उसका पेरीमीटर फाइंड किया गया तो कितना निकला, 36। अब पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। क्या होता है, 3 इंटू साइड। अब देखिए साइड हमने यहाँ कितनी मानी, x मानी, सबको x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। ठीक, जब पेरीमीटर फाइंड किया गया तो कितना निकला आंसर उसका, 36। तो इज इक्वल टू 36। फिर से देखिए, पहले आपको बोला गया था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब उसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 36। तो हमने पहले ये देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक, तो हमने क्या किया, ऐसे बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल और साइड को क्या बना, x। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू x, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, x। ठीक, अब हमने दूसरे नंबर लिखा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। साइड को कितना माना हमने, x, और वो किसके बराबर होगा, 36। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो कितना निकलता है, 36। ये देखिए पेरीमीटर फाइंड कितना निकला, आंसर 36। ठीक, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो देखिए ये x और 3 के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी इंसान है उसको हटा दें हम। तो हम यहाँ पे x साथ कौन है, 3, और भी किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाला जब वो दूसरी साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाए, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x इज कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या था, सेंटीमीटर। ठीक, तो आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब तो हमारी जो साइड निकली वो कितनी निकली, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, हमें एक साइड पता चली 12, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, इसलिए एक साइड अगर हमारी 12 है तो दूसरी भी 12 होगी और तीसरी भी 12 होगी। तो आप आंसर ये लिखेंगे
कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये था हमारा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन का थर्ड टाइप। ठीक, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आपको थोड़ा सा कुछ दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपके जो मेन 3 क्वेश्चन थे कि कैसे आपको तीनों क्वेश्चन को, 3 प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। पहला तरीका तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर वाला था, जिसमें हमें लगातार 3 नेचुरल नंबर फाइंड करने थे। दूसरा क्वेश्चन था एज वाला, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है उस तरीके से हम उसमें कुछ ऐड भी करते हैं। अगर ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना हो तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, जो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले आप बहुत ध्यान समझेंगे। कि क्वेश्चन में पहले आपको ये समझना होगा कि किसका हमें फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करें इसमें। तो कहा गया द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, the price of 3 tables and 5 chairs is 5 chairs is 7,050। ठीक, but a table costs 150 more than a chair, 150 more than a chair। Find the price of each, find the price of each। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम ये समझें और इसमें हमें ये ढूंढना होगा कि ऐसे हम किस चीज को x माने जिससे ये पूरा क्वेश्चन के जितने भी कड़ियां हैं वो सब जुड़ जाएं। पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ 3 टेबल, प्राइस का मतलब जानते हैं आप कि किसी चीज का, जैसे किसी चीज की क्या कीमत होती है। जैसे आप लोग बाजार में गए, आप पूछें कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ बॉल, तो आपको बताएगा 5 बॉल्स कितनी है, मतलब 1 बॉल इतनी ही है, तो वो क्या होगा प्राइस। द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, यहाँ क्या जा रहा है कि 3 टेबल की कीमत, अब सुनिए, द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स एंड 5 चेयर इज 7,050। जैसे आप बाजार जाओ, आप बाजार में आपने एक दुकान से 3 टेबल और 5 चेयर्स खरीदी। बाजार आप शोरूम में गए और आपने 3 टेबल और 5 चेयर्स खरीदी और उस दुकानदार को आपने 7,050 रुपीज दे दिए। ठीक, बट अ टेबल कॉस्ट 150 मोर देन अ चेयर। अब ये लाइन समझिएगा, बट मतलब लेकिन टेबल कॉस्ट, टेबल की कीमत 150 मोर देन अ चेयर। यहां क्वेश्चन में अगली लाइन में ये कह रहा है टेबल की कीमत चेयर्स की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। फिर समझिएगा, पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में ये कहा गया है 3 टेबल और 5 चेयर्स की कीमत है 7,050 रुपीज। मतलब आप एक शोरूम में गए और आपने 3 टेबल और 5 चेयर्स खरीदी, तो उसको आपने दुकानदार को आपने 7,050 रुपीज दे दिए। ठीक, अब कीमत में अब अलग अलग कीमत की बात करते हैं। ठीक, हमने ये देखा कि जो टेबल की कॉस्ट है, जो टेबल की जो कीमत है वो चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। टेबल की कीमत चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, सबका अलग अलग प्राइस फाइंड करिए। मतलब टेबल का अलग, चेयर का अलग।
अब हमें इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि किसको हम लोग x माने, किसको हम लोग x माने, टेबल की कीमत को x माने या चेयर की कीमत को x माने। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा किसको हम लोग x माने कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो हमें पता चलेगा इस दूसरी लाइन से, क्योंकि दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि जो टेबल की कीमत है वो चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। टेबल की कीमत चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। तो अगर हम ये सोचें, अगर हम लोग चेयर की कीमत को अगर हम लोग x मान लें, अगर चेयर की कीमत x मान लें तो हम टेबल की कीमत निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मान लिया हमने यहां पे लिखा लेट प्राइस ऑफ चेयर, ठीक, हमने चेयर का प्राइस क्या माना x, ठीक है, x रुपीज, आगे रुपीज जरूर लिखेंगे आप। लेट प्राइस ऑफ चेयर कितना आ गया x रुपीज। अब टेबल की कैसे निकालेंगे, देखिए देन प्राइस ऑफ टेबल वो निकाल लेंगे आप इस दूसरी वाली लाइन से, क्योंकि दूसरी वाली लाइन में क्या लिखा है, टेबल की कीमत चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। मतलब चेयर अगर 2 रुपए की है, जैसे हम आपसे कहें कि जो टेबल हमारी, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी टेबल है वो चेयर की कीमत से 5 रुपए ज्यादा है। तो ऐसे तो निकालेंगे आप टेबल कीमत, टेबल इज इक्वल टू चेयर की कीमत प्लस 5 रुपीज ज्यादा। जैसे हमने कह दिया जो टेबल की कीमत है वो चेयर की कीमत से 5 रुपए ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, चेयर की कीमत में 5 रुपए जोड़ देंगे, और जो 5 रुपए जोड़ेंगे वो किसकी कीमत होगी, टेबल की। तो मान लो चेयर 2 रुपए की है तो 5 रुपए बढ़ा दी तो टेबल कितनी की आ गई, 7 रुपीज आ गई है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। हमने यहाँ पे चेयर की कीमत को क्या माना, x, ठीक, और टेबल की कीमत कितनी है, चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चेयर की कीमत कितनी है x, ठीक, फिर उस चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा, तो इसमें 150 रुपए क्या कर देंगे, ऐड, ठीक। तो ये बन गई किसकी, टेबल कीमत। अब देखिए बन गया, चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा, किसकी कीमत है, टेबल की, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, किससे, चेयर से, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इतना काम हो गया। अब पहली वाली लाइन में चलते हैं। पहली वाली लाइन में अब ये देखिए कि तो आपने कितनी चेयर खरीदी है, 5, और टेबल कितनी खरीदी है, 3। अब जैसे हम आपसे कहें कि एक टॉफी 5 रुपए की है, ठीक। आपने दुकान में गए, आपने कहा भैया ये टॉफी कितने रुपए की है, तो उसने भैया बताया कि बेटा ये एक टॉफी 5 रुपए की है। तो आपने उससे कहा भैया हमें 3 टॉफियां दे दो, इस तरीके की हमें 3 टॉफियां दे दो। तो आप उसको कितने रुपए दोगे, 3 into 5, मतलब आप उसको कितने पैसे दोगे, 50 रुपीज, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा है। जैसे आप बाजार गए, बाजार में आपने दुकानदार से पूछा भैया ये एक टॉफी कितने की है, तो उसने बताया कि बेटा एक टॉफी 5 रुपए की है, ठीक। तो आपने कहा भैया हमें 3 टॉफियां दे दी है ऐसी, तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे, तो आप क्या करोगे, जितनी टॉफी आपने खरीदी और जितने रुपए की टॉफी है उसमें आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा, 15 रुपीज। मतलब आप दुकानदार को 3 टॉफी के बदले 15 रुपीज दोगे, ठीक। ऐसे ही सेम टू सेम आपको इधर भी करना है। आपने टेबल कितनी खरीदी है, 3, और चेयर कितनी खरीदी है, 5। यहाँ पर आपको एक चेयर और एक टेबल की कीमत पता है, यहाँ पर आपको एक चेयर की और ये एक टेबल की कीमत है। तो आपने कितनी चेयर खरीदी है, 5। तो ये अगली लाइन पे लिखोगे आप प्राइस ऑफ कितनी, 5 चेयर्स, 5 चेयर्स। एक चेयर x रुपए की है, तो 5 चेयर कितनी हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई x रुपीज, जिसको सॉल्व करने में क्या आता है, 5x, यही तो आएगा।
एक चेयर अगर x रुपए की है और आपने कितनी खरीदी है 5, तो क्या हो जाएगा 5x रुपीज। ठीक, अब आपने टेबल कितनी खरीदी है 3 और एक टेबल कितने की है x प्लस 150 रुपीज की। तो आप लिखोगे प्राइस ऑफ कितनी 3 टेबल्स, 3 टेबल्स। तो आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई जो एक टेबल कीमत है उसमें कर देंगे। तो एक टेबल कीमत कितनी है x प्लस 150, यही तो है। 3 टेबल खरीदी आपने, एक टेबल कितने रुपए की है x प्लस 150 रुपीज की। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 450, यही तो आएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 का पहले मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x में, तो आ गया 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 150 में, तो कितना आ गया 450 रुपये। अब इतना काम कर लिया हमने हो। इतना काम होने के बाद अब आप पहली वाली लाइन में चलिए। पहली वाली लाइन में कह रहा है द प्राइस ऑफ 3 टेबल एंड 5 चेयर। अब 3 टेबल और 5 चेयर्स के बदले आपने दुकानदार कितने पैसे दिए 7050। ठीक, तो आप क्या करें, जो 3 टेबल 5 चेयर की कीमत आई है उसको और 3 टेबल की जो कीमत आई उनको आप ऐड कर दें और किसके इक्वल कर दें 7050 के। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, हाँ क्वेश्चन को अब हटाते हैं कि जगह नहीं है हमारे पास। ठीक, इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है द प्राइस ऑफ 3 टेबल एंड 5 चेयर इज 7050, मतलब 5 चेयर की और 3 टेबल की कीमत किसके बराबर है 7050 के। तो आप क्या करें 5 चेयर्स की कीमत जो है और जो 3 टेबल्स की कीमत है उसको आप ऐड करके किसके बराबर कर दें 7050। मतलब आपने दुकानदार को आपने 3 टेबल और 5 चेयर्स के बदले कितने पैसे दिए हैं 7050। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए वेरिएबल एक साथ कर लें, तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x प्लस 450 इज इक्वल टू 7050। अब मैंने आपको बताया ना वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट दूसरी साइड, तो 8x इज इक्वल टू 7050 माइनस का 450। ठीक है, कांस्टेंट को हम कर दूसरी साइड ले गए तो कितना आ गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 8x इज इक्वल टू 0 0 और यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 6, यही तो आएगा। हाँ यही आएगा। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6600/8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे कितना आएगा 8 9 63। यही तो आएगा। ठीक, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आई 825। ठीक, यहां पर x की वैल्यू कितनी आई 825। अब आप ध्यान दें कि आपने वहां पे x किसको माना था, वहां पर उस क्वेश्चन में जब हमने स्टार्टिंग करी थी वहां पर हमने x माना था चेयर की कीमत को, वहां पर हमने x को माना था चेयर की कीमत को। ठीक, तो वहां पे लिखा था हमने प्राइस ऑफ 1 चेयर, वहां पर हमने एक चेयर की कीमत को x माना था, x वैल्यू कितनी निकली 825। तो इसका मतलब कितनी कि एक चेयर कीमत कितनी हो गई 825। अब टेबल की कीमत को वहां पे हमने क्या माना था, टेबल की कीमत को क्या माना था, प्राइस ऑफ टेबल को क्या माना था 1 टेबल के लिए, 1 टेबल के लिए हमने वहां माना था x प्लस
150, क्योंकि वहां पे क्या कह रहा था कि जो टेबल की कीमत है वो चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है, तो वहां पर हमने क्या किया x प्लस 150, ठीक है, और x आपको कितना निकला 825, तो 825 प्लस 150 कितना आ गया 975 रुपीज, ये निकला आपका आंसर। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया था कि द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स और 5 चेयर्स इज 7050, मतलब 3 टेबल की और 5 चेयर्स की कीमत है दोनों मिलाकर 7050। अब अगली लाइन जो थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली लाइन में ये कहा जा रहा था कि बट टेबल का कॉस्ट ऑफ टेबल इज 150 मोर देन अ चेयर, मतलब टेबल की जो कीमत है वो चेयर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा है। तो हमने वहां पे चेयर की कीमत क्या माना था x, तो टेबल की कीमत चेयर की कीमत से 150 ज्यादा है, तो चेयर की कीमत प्लस 150 रुपए, वो किसकी कीमत होगी टेबल की, तो हो गया था x प्लस 150, ठीक। तो हमने वहां पे टेबल टोटल खरीदी थी, 3 टेबल थी और 5 चेयर्स थी, तो हमने क्या किया जो एक टेबल की कीमत थी उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है, और जो चेयर की कीमत थी उसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और किसके बराबर कर दिया 7050 के, तो ये हमारा निकल गया है यहाँ पे 825, और 800 और ये किससे निकली थी x की वैल्यू, और x हमने किसको माना था एक चेयर की कीमत को, ठीक। अब हमें एक टेबल की कीमत निकालनी थी, वहां पर हमने क्या लिखा था x प्लस 150, तो 825 प्लस 150 कितना आ गया 975 रुपीज, ये है हमारी एक टेबल और एक चेयर की कीमत। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं और सारे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा और देख लेते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के तरीके बता दिए कि कैसे जो क्वेश्चन किस टाइप के कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है वो देख लेते हैं। When 6 is added to a certain number, certain number 15 is obtained. 15 is obtained. Find out the number. Find out the number. अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में हर वर्ड की आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मेन वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when 6 is added to a certain number 15 is obtained। when मतलब जब 6 is added, add मतलब किसी में कुछ जोड़ना, to a certain number, क्वेश्चन कह रहा है कोई नंबर है, सर्टेन नंबर मतलब कोई एक नंबर है, ठीक, वो हमें पता नहीं है, कोई नंबर है और उसमें जब हम 6 ऐड करते हैं, when 6 is added to a certain number, जब किसी नंबर में हम 6 ऐड करते हैं तो 15 is obtained। obtained मतलब हमें मिलता कितना है 15। जब हम किसी नंबर में 6 ऐड करते हैं तो हमें 15 मिलता है। फाइंड आउट द नंबर, तो वो नंबर निकालिए। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है नंबर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें नंबर को x मान लें। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। मैंने आपको बताया था जो आपको फाइंड करना हो सबसे पहला काम है आप उसको x मान लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना नंबर, तो हमने नंबर को क्या मान ले लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन जैसा कहे सिर्फ आपको वैसे करना है। क्वेश्चन ने कहा था जब हम when 6 is added to a certain number, तो हमने उस नंबर को यहाँ पे क्या मान लिया x, और क्वेश्चन कह रहा है 6 is added, जब उसमें हम लोग 6 ऐड करते हैं, ठीक, यहाँ आप लिख दें when 6 is added। अब हम जो नंबर मानना है उसमें कितना ऐड करना है 6, तो आप 6 ऐड कर दीजिए।
ये हमने x माना है, x में कितना ऐड करते हैं 6, ठीक है, तो हमें मिलता कितना है 15। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाई जाएगी इक्वेशन, x + 6 = 15। अब देखिए क्वेश्चन सही है हमारा कि नहीं सही, जो इक्वेशन हमने बनाई है वो सही है नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा था when 6 is added to a certain number, सबसे पहला काम क्या किया, हमने उस नंबर को x मान लिया। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि जब हम उस नंबर में 6 जोड़ते हैं तो हमने x में 6 जोड़ दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है जब हम उसमें 6 जोड़ते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 15। तो देखिए हमने x + 6 को जब जोड़ा होगा तो आंसर कितना मिल रहा है 15, ठीक है हमारा आंसर। अब कह रहा है फाइंड आउट द नंबर, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो x है, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, तो देखिए ये +6 है, उस तरफ जाए इसमें चल जाएगा -6 में, तो 15 - 6 x = कितना आएगा 9। ये देखिए तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर क्या है 9। अब देखिए अब हमें अगर चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो फिर जैसा जैसा क्वेश्चन ने क्या वैसा करिए। क्वेश्चन ने कहा था when 6 is added to a certain number, अब यहाँ पे हमने उस नंबर को क्या निकाला है 9। तो क्वेश्चन ने कहा जब उसमें 6 ऐड करते हैं तो आप 9 में 6 ऐड कर दीजिए, ठीक, तो कितना आता है 15। अब देखिए अब देखते हैं हमारा आंसर सही नहीं है। when 6 is added to a certain number, जो नंबर आपने निकाला है उसमें अगर आप 6 ऐड करें तो 15 आना चाहिए। तो देखिए हमने नंबर क्या निकाला 9 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो 15 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक। तो कुल मिला के आपको जितने भी लीनियर इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब इस में आपको जितनी भी इक्वेशन मिलेंगी सब में सिर्फ एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल में कोई भी हो सकता है, या तो x हो सकता है, या y हो सकता है, या z हो सकता है। वेरिएबल में कोई भी वर्ड आ सकता है, लेटर आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन की, इसमें आपको सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है उसको आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे आप x मान लीजिए, या a मान लीजिए, या b मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कहता जाए आप उसको वैसे ऐड करते रहिए या उसको सब्सट्रैक्ट करते रहिए, फिर आप जो उसको सॉल्व कर दीजिए वैसे ही आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, और बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फर्स्ट टू 13 क्वेश्चन ऐसे 2.2 एक्सरसाइज के लगाने हैं। और जब आप ये वीडियो को देखें तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में, उसी के साइड में एक बेल बन के आएगी, उस बेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है ऑल का, दूसरा ऑप्शन होता है पर्सनलाइज का, तीसरा ऑप्शन होता है नन का। तो आप ऑल में अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये होगा, हम उसमें जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आज ये नया वीडियो कोई अपलोड किया गया है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आज कोई नया वीडियो अपलोड किया गया है या नहीं किया गया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बताया गया है उसको आप ध्यान से अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आपको पता चलेगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप उस चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर आप कमेंट जरूर करें।